नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग आज बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के बारे में जो आपके आसपास घटित हो रही हैं और जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी तो हैं ही, साथ ही साथ इस बात को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, आपके पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है ना। इन सब बातों को लेकर के हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। टॉपिक आपके सामने रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, अमेरिका में एक बिल पेश किया गया है और वो विवादित हो गया है। क्या है बिल, क्यों इतना विवाद में है? और जो टेक्सास राज्य है वहीं पर यह बिल जो है दोनों पार्टियों के बीच में, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, मतलब जो बाइडेन की वर्तमान समय में पार्टी है, और उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं ट्रम्प साहब की पार्टी है, उनके बीच खींचतान मची हुई है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी हाल ही में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, जयशंकर साहब, ये अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका जाने का इनका जो मेन मकसद रहा है वो संबंध, तो जो वैश्विक हमारे जो अमेरिका की और भारत के संबंध है उसको रिन्यू करना तो है ही, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके लिए वहाँ पे गए हैं, वो है वैक्सीन। ठीक है, तो फाइजर वैक्सीन को लेकर के क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या क्या बातें हैं, हम लोग बात करेंगे। और फाइजर वैक्सीन भारत में आने के लिए कौन कौन सी अटकलें हो रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और आप क्या कहते हैं दोस्तों तक इसे पहुंचा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये खबरें पहुंच सके। ठीक है, तो रोज 8 बजे हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स लेकर के उपलब्ध रहते हैं। तो रेगुलर की ये वीडियो आपको मिलती रहती है, आप इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दिया करिए, उसमें कंजूसी ना किया करिए। एक और बात, जैसे हम लोग जो आपके दिन भर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसके लिए एक 20 मिनट का सेशन लेके आएंगे जिसमें केवल और केवल क्वेश्चन और उसका बैकग्राउंड बताते हुए जल्दी से आंसर, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को लेके चलते थे, वीडियो बड़ा हुआ करता था और कहीं ना कहीं आप लोग उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। तो अभी हम क्वेश्चंस की एक सीरीज अलग लेके आएंगे और जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशंस होंगे उनके डिस्कशन हम लोग 8 बजे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं और उसके आगे बात करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में विवादास्पद SB7 कानून रखा गया है? तो कानून का नाम याद रखिएगा, क्या है? SB7 उस लॉ का नाम है, बिल का नाम है। और किस राज्य में ये सारे बवाल हो रहे हैं? तो ये टेक्सास में हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्सास डेमोक्रेट्स ब्लॉक रेस्ट्रिक्टिव वोटिंग बिल बाय वॉकिंग ऑफ द फ्लोर। आप देख रहे हैं जो वहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन करने वाले लोग हैं, मतलब कि जो बाइडेन वर्तमान में जो सरकार उनके यहाँ चल रही है, उसके जो समर्थक हैं डेमोक्रेट्स जो हैं, वो फ्लोर से चले जाते हैं। वॉक ऑफ करना मतलब होता है कि फ्लोर से ही चले जाना, सदन की कार्यवाही से चले जाना, ठीक है ना। और केवल और केवल इस बात से विरोध करते हुए चले जाते हैं कि जो बिल पास हो रहा है ये उचित नहीं है, एक तरीके से ये एंटी अमेरिकन बिल है। आप सारे लोग जानते ही हैं, ये एक बड़ी कहावत है जिसे आप सारे लोग कहते हैं। आप सारे लोग क्या कहते हैं, जितने भी राजनेता हैं, जैसे हमारे भारत में ही कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र खतरे में केवल भारत में ही नहीं रहता है, लोकतंत्र जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन जो लोकतंत्र है, ठीक है, मतलब अमेरिका, वहां पर भी लोकतंत्र खतरे में रहता है। एक बात अगर आपको बताई जाए तो ये जितने भी पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, जब मोबिलाइजेशन की बात आती है तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और ये लोग उतना ही बोलते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं क्या हो सके, मोबिलाइजेशन हो सके, मतलब कि इनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स मेंटेन हो सके। ठीक है, तो मैंने जैसा कहा कि पॉलिटिकल स्टंट के लिए लोग अपने अपने काम निकालने के लिए, कभी लोकतंत्र खतरे में है, कभी धर्म खतरे में है ना, इन सब बातों पे बातें होती रहती हैं। थोड़े समझदार आप लोग बनिए, आप लोग तो बहुत दिन से देख रहे होंगे इन सब बातों को। तो ऐसा केवल भारत में ही नहीं होता है, मैं इस बात को इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि ऐसी कहानियां अमेरिका में भी होती है, जिसको हम लोग आइडियल एक कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल देश के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं की आज ये खबर हम आपको बताने चल रहे हैं।
तो ओपोजिशन अपोज करते हुए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे, वो राज्य की जो सदन थी, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट क्या, आप जैसे हमारे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, वैसे ही टेक्सास में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था में वहाँ पे जो उच्च सदन होता है जिसे हम सीनेट कहते हैं, और जो लोअर हाउस है, मतलब जो अपने यहाँ का जैसे विधानसभा होती है, तो वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, या हाउस ऑफ या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हाउस है। तो आप उसे इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें आप देख रहे होंगे कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे लोग जैसे लग रहे हैं, ये सब वो क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट में दो कोड में भाषा लिख रखी इन लोगों ने, HB 6 और SB 7। SB का मतलब है सीनेट बिल 7 और HB का मतलब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ना, पीपल का जो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है उसका बिल नंबर 6। मतलब ये जो बिल की चर्चा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ये उच्च सदन का 7वां और निम्न सदन का, मतलब जैसे हमारे यहाँ राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा उसी प्रकार से निम्न सदन है जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र में लोकसभा होती है, और हमारे राज्यों में जैसे विधान परिषद होती है उच्च सदन। 6 राज्यों में आपके यहाँ उच्च सदन है, आपके यूपी में भी उच्च सदन है, मतलब विधान परिषद है। वैसे ही टेक्सास में 2 सदन है, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब कि वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी है और साथ में सीनेट भी है। सीनेट मतलब उच्च सदन। तो ये लोग उसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी में, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये कुछ आपको एक चित्र दिख रहा है, आप सारे लोगों को एक पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है। इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये सीनेट का मतलब ये उच्च सदन की सीट है जो कुल 31 है, और कुल 150 सीटें जो हैं वो किसकी हैं, हाउस पॉलिटिकल ग्रुप की हैं। मतलब ये एक तरीके से राज्यसभा की निम्न सदन, मतलब जैसे अपने यहाँ विधानसभा की होती हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 181 सीट्स हैं। ये जो आपको रेडिश कलर का दिख रहा है, ये जो है वो रिपब्लिकन है, मतलब कि ट्रंप के समर्थक हैं, और जबकि ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये डेमोक्रेटिक है, मतलब वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पार्टी से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो टेक्सास का जो हालत वर्तमान में है, वो टेक्सास में डेमोक्रेटिव जो है वो अल्पसंख्यक में, मतलब मेजॉरिटी कम है उनकी, जबकि देखें तो रिपब्लिकन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, 18 यहाँ पे है और 83 यहाँ पे है। तो टेक्सास में मेजॉरिटी किसकी आ रही है, मेजॉरिटी जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की आ रही है, ना कि डेमोक्रेटिक पार्टी की। इसी वजह से ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग जो हैं वो सदन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिस बिल को पास कराना चाहती है रिपब्लिकन पार्टी टेक्सास में। क्या है बिल, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि क्यों इतना सारा इशू बन रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे वर्तमान में कमला हैरिस जी लगातार चर्चा में रही हैं, तो उनकी भी स्पीच जो है वो इसी पक्ष में रही कि जो बिल है वो उचित नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये एक तरह से एंटी अमेरिकन बिल है। इन्हें तो ये स्टेटमेंट देना ही था, क्योंकि जब वहां के वर्तमान प्रेसिडेंट मतलब जो बाइडेन ने स्टेटमेंट दे दिया और यह लिखित रूप से कह दिया कि ये जो बिल है वो एंटी अमेरिकन बिल है, और इससे कहीं ना कहीं जो ब्लैक लोग हैं, मतलब पीपल ऑफ कलर उन लोगों को बोला जाता है यूएसए में जो व्हाइट रेस के नहीं है। अभी आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप जी का इलेक्शन के थोड़े दिन पहले ही वहां पर ब्लैक व्हाइट करके कंट्रोवर्सी खूब हुई थी। ठीक है, तो ये लोग इसी बात का ब्लेम कर रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने से जो ब्लैक पीपल हैं, पीपल ऑफ कलर हैं, उनके राइट्स को कंटेन कर लिया जाएगा, वो उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा। अब अगर मैं टेक्सास की लोकेशन आपको मैप पे दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा, ये यूएसए के जस्ट नीचे दिख रहा है, ये टेक्सास का पूरा एरिया है जो कि मैक्सिको से और इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको से बॉर्डर कवर कर रहा है, बॉर्डर टच कर रहा है। इधर मैक्सिको से टेक्सास जो है वो कनेक्ट करता है, और वाटर बॉडी किससे कनेक्टेड है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से। ऊपर से यूएसए
का पार्ट तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतनी बात टेक्सास के बारे में, लोकेशन को समझ गए होंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं कि वर्तमान में जो बिल का विरोध हो रहा है वो एक्चुअली बिल है कैसा, और आप भी समझिए कि क्या वो बिल उतना मतलब ब्लैक पीपल के लिए या पीपल ऑफ कलर के लिए या एंटी अमेरिकन है या नहीं है। हालांकि वहां के संसद के लोग जब कह रहे हैं तो वहां की संसद जो कहेगी उसको माना जाएगा। एक बात से तो आप परिचित रहते हैं, जैसे हर देश की अपनी व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से चलती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भले ही किसी एक व्यक्ति से कहिए कि क्या तुमने गलत किया है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी चोरी करने वाले व्यक्ति से भी पूछिए कि क्या तुमने जो चोरी करी है वो गलत है, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा। हो सकता है कि आप खुद ही कन्विंस ना हो जाए कि हाँ ये भूखा था इस वजह से चोरी कर रहा था। तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि व्यक्ति जो है कोई गलत और सही नहीं है। हर व्यक्ति जिसको जहां से मोबिलाइज करने का फैक्टर मिलता है वो उस तरीके से राजनीति कर रहा होता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके हिसाब से जुडिशियल निर्णय जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमारे संविधान के हिसाब से होते हैं। कहीं कहीं पर चोरी की सजा बहुत मुश्किल मतलब दंडनीय अपराध मानी गई है, तो चोरी जो है वो बहुत ऑफेंस माना गया है, उसके लिए एक बहुत रिगरस पनिशमेंट है, और कहीं कहीं उन चीज़ों को कॉमन माना जाता है। तो देखिए डिफरेंशिएट हो रहा है ना अलग अलग जगहों पर, तो इसलिए कौन अच्छा कौन खराब है ये तो संविधान के अनुसार ही समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए ये बिल जो आया है इस बिल की पूरी कहानी कुछ ऐसी है। इस बिल में जो टेक्सास में पेश किया गया है उसमें जो ट्रंप के पार्टी के लोग हैं उन्होंने पेश किया है, और सबसे पहली बात यह कही जाती है कि उन्होंने वोटिंग बाय मेल को प्रतिबंधित कर दिया है। वोटिंग बाय मेल क्या है? जैसे भाई अमेरिका, हम लोग देखिए पहले बैलेट पेपर पे चुनाव पे मोहर लगाते थे, फिर थोड़े एडवांसमेंट में गए और हम फिर बटन दबाने वाली स्थिति में पहुंच आए। वहां पे अमेरिका और एडवांस सिचुएशन में है और बहुत इजी तरीके से लोगों को चुनाव में पार्टिसिपेट करवा सके। इसलिए अगर लोग पोलिंग बूथ तक नहीं आना चाहते हैं तो वो मेल करके भी अपने वोट को दे सकते हैं। तो ट्रंप जो प्रशासन है, ट्रंप की जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि वोटिंग बाय मेल जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। हालांकि देखा जाए तो एक समय जब पिछली बार ट्रंप जी चुनाव जीते थे तो उनके समय में वोटिंग बाय मेल वैलिड था, लेकिन अभी चूंकि वो चुनाव हार चुके हैं और टेक्सास में पुनः जब इलेक्शन होगा तो उनके हारने के चांसेस और भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को फ्रॉड बता रहे हैं और बहुत दिनों से इस पे विरोध भी कर रहे हैं। तो वोटिंग बाय मेल इसको प्रतिबंधित करने की बात की गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वोटर रजिस्ट्रेशन है ना उसको डिफिकल्ट करिए। डिफिकल्ट इसलिए करिए क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट नहीं करेंगे तो जो मन करेगा वही वोटर बन जाता है और इस तरीके से फ्रॉड होने के चांसेस बन जाते हैं। ये बिल के प्रोसीजर्स हैं जो टेक्सास में पेश किए गए हैं। और क्या कहा गया है कि इलेक्शन को ऐसा भी बनाइए कि मान लीजिए अगर उसमें फ्रॉड साबित हो जाता है तो इलेक्शन ओवर रूल किया जा सके, मतलब इलेक्शन दोबारा करवाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरे बच्चों अगर आप ध्यान रखो तो कभी कभी कुछ डिसएबल्ड लोग होते हैं, तो डिसएबल्ड लोगों को लोग हाथ पकड़ के वहां तक ले जाते हैं। अपने यहाँ तो खूब होता है, प्रधानी के चुनाव में तो लोग पकड़ के ले जाते हैं, बोलते हैं दादी इसी वाले पे बटन दे दियो, बटन दबा दियो, या इसी बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह पे क्या कहते हैं वोट दे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं यही बात ट्रंप जी भी कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भारत में केवल होता है और वहां नहीं होता है, वहां भी होता है। ट्रंप जी ऐसा मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है वो लिमिट वोटिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर दोज हु नीड इन असिस्टेंस, मतलब जिनको मदद चाहिए वहां पोलिंग बूथ तक जाने के लिए उनके मदद को भी लिमिटेड किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी मदद लेकर के पहुंच जाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं, इससे भ्रष्टाचार होता है। तो बिल में यह भी बात कही गई है। और एक बात कहा है ट्रंप ने कि वहां पे जो पोल वॉचर्स होते हैं, पोल वॉचर्स का मतलब चुनाव की निगरानी करने के लिए, आप देखते होंगे चुनाव में कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग होते हैं या अलग से प्रशासन वहां पे डेप्यूटेड होता है और वह इस बात का ध्यान देता है कि इलेक्शन में भ्रष्टाचार ना हो पाए। तो ट्रंप प्रशासन कह रहे हैं कि उनको एम्पावर किया जाए, इसका मतलब और पावर दिया जाए उनको ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। और इसके साथ ही साथ
एक बात और कहा गया, जैसे वहां पे इलेक्शन 1 बजे के पहले करवा लिए जाते हैं हमेशा, और कहा जाता है संडे को इलेक्शन हो जाता है, यहां तक सुविधाएं दी जाती हैं कि अगर आपका पोलिंग बूथ जाने का मन नहीं है तो आप मेल से वोट कर दीजिए। अगर आप मेल से भी वोट नहीं कर रहे हैं तो आप आसपास के पोस्ट ऑफिस में वोट कर दीजिए, वो वोट वहां जाके काउंट हो जाएगा। आप पोस्टमैन को बुला करके उसे वोट दे दीजिए, वो भी जाकर के फाइनली काउंट हो जाएगा। तो कहीं बड़ा आरामदायक क्या कहते हैं चीजें चलती हैं वहां पर। तो ये मतलब जो ऑल टाइम वोटिंग का सिस्टम है ना, इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकेशन निश्चित होनी चाहिए कहाँ वोट होगा, और टाइम को भी निश्चित करना चाहिए। ठीक है, ये 24/7 वाला हाल ठीक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो लोग वोट तक ले जाने के लिए राइड देते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे वहां तक, ये सुविधाएं भी बंद होनी चाहिए। ये पूरा बिल जो है वो, जिसके बारे में पूरी चर्चाएं हो रही थी, मैंने आपको समझाया। अगर आप पूरे बिल को समझे होंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से ये बिल जो है अमेरिका के एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। लेकिन जो विपक्ष है, मतलब टेक्सास का जो विपक्ष है और वर्तमान में जो जिनकी सरकार चल रही है, वो इसे एंटी क्या कहते हैं अमेरिकन बिल घोषित कर रहे हैं। अगर इस बिल को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ पे केवल और केवल एक बात को उन्होंने ताना बाना बना रखा है, और वो है वॉचर्स, पोल वॉचर्स को स्ट्रेंथन करने का। उनका कहना है कि अगर पोल वॉचर्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो जो ब्लैक हैं, पीपल ऑफ कलर हैं, वो वोट देने जाएंगे तो उन पर बहुत ज्यादा कंटेन कर दिया जाएगा, उनको बहुत परेशान किया जाएगा। तो एक तरीके से वो ठीक से वोट नहीं कर पाएंगे, प्रेशर में रहेंगे। एक यही बात लेकर के पूरे बिल का विरोध किया जा रहा है। हालांकि और भी उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं जो वो लोग सोच रहे हों। बिल को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि टेक्सास में ये जो बिल पेश हो रहा है वो क्या कहते हैं एंटी अमेरिकन है। अब बात फिर वही से आ जाती है कि जब कभी जो जो पार्टी प्रशासन में रहता है, मतलब कि सर्विसेज में, मतलब जो पावर में रहता है, वो जितनी कहानियां करता है, जितनी बातें बताता है, वो सब सही होता है। विपक्ष जब कोई बात करता है तो उसे वो गलत लगता है। तो इट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ना। तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से क्लैश कर रहा होगा। कभी कभी तो ऐसी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो ना। तो जो भी रीजन हो, ये कुल सीनेट का बिल था जिस पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टेक्सास एरिया में हो रहे हैं। अब यहां तक कि इस बिल के से नाराज होकर के जो वहां के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है। उस स्टेटमेंट को देखिए, इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है कहीं ना कहीं डिसप्रपोर्शनेट बिल है, और ये ब्लैक एंड ब्राउन अमेरिकन के को टारगेट करके बनाया जा रहा है, उनका अधिकार छीनने की बात की जा रही है। तो हालांकि अब कुछ होगा, जो बाइडेन का ये कहना है, ठीक है, तो ये इनके हिसाब से उसका जो निचोड़ है, जो बाइडेन का कहना है कि कहीं ना कहीं ये डिसप्रपोर्शनेट बिल है, ये क्या कहते हैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ठीक है, ऐसी पूरी कहानियां हो रही हैं। ठीक है, अब कमला हैरिस जी जो कि उसी पार्टी की हैं, और अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो उनकी मजबूरी बनती है, तो उन्होंने भी क्या कहते हैं ट्वीट करके उस बिल का विरोध किया हुआ है। आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी कि सीनेट और क्या कहते हैं हाउस ऑफ पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो निम्न सदन उच्च सदन क्या होता है, टेक्सास में विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इतनी कहानी थी जो आपको जाननी थी किसके बारे में, अमेरिकन विल विवाद के बारे में। चलिए, एक अगला पॉइंट जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और वो विदेश मंत्री गए हैं कहां पे, अमेरिका। तो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं, तो किस देश की यात्रा पर गए हैं भाई, वो यूएसए की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, क्या है कहानी, थोड़ी सी इसके बारे में और विचार करते हैं। ठीक है, ये देखिए, मेन मामला है फाइजर वैक्सीन का। अब आप सभी को पता है कि जब फर्स्ट कोरोना का वेव, मतलब सेकेंड जो वेव आई, तो सेकेंड वेव में अचानक से बहुत क्रिटिकल पोजीशन बनती चली गई। जब फर्स्ट वेव था तो फाइजर नामक जो कंपनी थी अमेरिका की, वो भारतीय क्या कहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलती है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट उसे यह कहते हुए मना कर देता है कि हमें आपके वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उसके कुछ कारण थे।
कारण नंबर एक, ये जो फाइजर नामक वैक्सीन है ये भारत में सप्लाई करने के लिए राजी तो है या राजी थी, लेकिन भारत इनसे लाइबिलिटी की अपेक्षा करता है कि आपकी वैक्सीन अगर लगाई जाती है तो आप कहीं ना कहीं उससे होने वाले जो रिपरकेशन होंगे, मतलब उससे कोई हानि होती है तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, और फाइजर इसी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता है। अमेरिका हालांकि कभी भी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो अमेरिका जो है वो अमेरिका कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी भी इस जिम्मेदारी से टाल मटोल कर रही है। ठीक है, अब चूंकि फर्स्ट वेव खत्म हो गई, सेकेंड वेव जब बहुत ज्यादा हो गई और हर तरफ ट्विटर, फेसबुक ना, सोशल मीडिया जितने भी हैं सब पे वैक्सीन की मांग अचानक से बढ़ने लगी, और हमारे सरकार ने यह कह भी दिया है कि दिसंबर तक हम पूरे भारत को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा देंगे। अब इससे वैक्सीन की अचानक से मांग बढ़ गई, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये जो थर्ड वेव आने की बात हो रही है, जिसमें स्पेशली जो है वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा ऐसा अनुमानित किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सीबीएसई बोर्ड की 12th की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। पोस्टपोन क्या, खत्म ही कर दी गई, उस पर अब मार्क्स दे करके कुछ एक मेथड निकाल करके प्रमोट कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार कोई भी हो लेकिन वो कभी भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के एग्जाम हेल्ड करवाने का सपोर्ट नहीं करेगी, और ना तो पक्ष ने किया ना विपक्ष ने किया। हालांकि अब बच्चों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार ने हमारे यहाँ की जो बायोटेक, भारत बायोटेक और जो क्या कहते हैं सीरम जो कंपनी है, उसको कहा है कि भाई आप जो है ट्रायल शुरू करिए बच्चों के लिए। और यहीं पर एक आशा की किरण है फाइजर वैक्सीन के साथ, क्योंकि फाइजर वैक्सीन ने कहा है कि 12 वर्ष से अधिक के बच्चों को आसानी से ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग सम गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ लाइक चाइल्ड सिक्योरिटी या चिल्ड्रन सिक्योरिटी या वैक्सीनेशन। तो हम इसीलिए फाइजर को पुनः आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, भाई फाइजर यहाँ हो, तुम हमें वैक्सीन शुरू से ही देना चाह रही थी, तो एक काम कर लो, वैक्सीन मुझे दे दो। मतलब भारत सरकार फाइजर नामक कंपनी से ऐसा कहती है। फाइजर की कंपनी कहती है हम तो पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं, लेकिन फाइजर की वैक्सीन हम तभी दे सकते हैं जब आप अग्रीमेंट से एक क्लॉज को हटाएंगे, और वो क्लॉज कौन सा है, लाइबिलिटी क्लॉज। इसका मतलब है कि हमारी वैक्सीनेशन से अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी व्यक्ति का होता है तो हम उसके लिए लाइबल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी बात का पूरा लड़ाई है। भारत चाहता है जिम्मेदारी ले, और अमेरिका की कंपनी चाहती है कि जिम्मेदारी ना ले। अब अमेरिका की कंपनी से ही जुड़ी बात मैं अमेरिकन सरकार के बारे में भी थोड़ी सी बताना चाहता हूं। अमेरिका क्या, पूरे विश्व के बारे में समझिए 3 टर्म्स को। एक तो हम सारे लोग समझते हैं पूंजीवाद को, एक हम सारे लोग समझते हैं साम्यवाद को, और एक नया टर्म जो आजकल खूब प्रचलित हो रहा है जिसे बोलते हैं कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म। अब ये पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद का मतलब है कि कोई आदमी कितना भी कमाए सरकार उसका मदद करेगी। ठीक है, आदमी खूब पैसा कमा सकता है, ये पूंजीवाद हो गया। साम्यवाद का मतलब है कि साम्यवाद में सबको पद मिलेगा, सबको बराबरी मिलेगी, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा ना। आपके मन में आ रहा होगा सर भारत कहाँ है, तो भारत भाई दोनों नहीं है। भारत ने गौतम बुद्धा मध्यम मार्ग अपनाया है, सोशलिज्म। ठीक है, मतलब कि दोनों है। हालांकि अब जब एक नया टर्म आ रहा है उसे बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है? क्रॉनिक कैपिटलिज्म को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूं। देखिए, ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, पूरे सिस्टम को समझिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म में कहा क्या गया है, एक इकोनॉमिक व्यवस्था है जिसमें जो है वो एक एडवांटेजियस रिलेशनशिप होती है बिजनेस लीडर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के बारे में। जैसे सुनिए, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे या आप अपने ही भारत में इस बात को समझ सकते हैं कि सरकार को हाईवे अगर किसी गांव से ले जाना है तो उस सरकार के कुछ मंत्री या बिजनेसमैन जो होते हैं वो 2 महीने पहले से ही जाकर के वहां की कुछ जमीनें खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं?
ना हम लोग को तो पता नहीं होता है कि वहां से हाईवे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली उन्हें पता लग जाता है कि वहां से हाईवे जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो उनको ज्यादा लाभ हो जाता है आगे चल करके। इसी पूरी एक अच्छी व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छी व्यवस्था मतलब इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जिसमें सरकार जो है वो अपने व्यवसायियों को, पूंजीवादियों को पहले से ही नीतियों की जानकारी दे देती है। यहाँ पे एक पिक्चर बहुत अच्छा आपको रिप्रेजेंट करती हुई मिल रही होगी। वहां पे क्या है, एक व्यक्ति बगल बैठा हुआ है और ये सरकार और ये बिजनेसमैन है जिनको पूरे खाने की व्यवस्था है, ये लोग आपस में शेयर करके खा ले रहे हैं। मतलब इनको जो नीति, जो हाईवे बनाना है, किस किस गांव से जाएगा ये पहले इनको बता देंगे, तो ये पहले ही जाके वहां की जमीन को सिक्योर कर लेंगे और बाद में ये बड़े पूंजीपति बन जाएंगे। इसी टर्म को क्रॉनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। और अमेरिका जो है कैपिटलिज्म का कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फादर है, बहुत दिनों से वहां पे चल रहा है। तो वो क्या करता है, कंपनियों के तालमेल से किसी भी देश को प्रेशर में लाना, फिर कंपनी की मांग बढ़े, फिर कंपनी उनसे नेगोशिएट करे ना, ऐसे बहुत सारे कहानियां होती रहती हैं। तो एक नया टर्म मैंने आपको बताया, वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है। ठीक है, कैपिटलिज्म का ही एक नया स्वरूप। तो अब अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो क्या मामला है फाइजर के बारे में। तो ये देखिए, महामारी के खिलाफ हमारे जयशंकर साहब वहां गए हैं, उन्होंने कहा है भाई कि जितना जल्दी हो सके फाइजर हमारी वैक्सीन भारत डिलीवरी करने की सुनिश्चित बात करे। ठीक है, अब फाइजर क्या चाहती है, फाइजर ये चाहती है कि भैया मैं वैक्सीन तो दे दूंगी, लेकिन आप मेरे ऊपर कोई कानूनी दांवपेच मत लगाइए, मतलब कोई लाइबिलिटी मत लगाइए। उन्होंने कहा ये मैं इसलिए कह रही हूं, मतलब मेरा दावा इसलिए है क्योंकि अमेरिका जैसा जो बड़ा देश है वह भी हम पर इन सब बातों का दबाव नहीं रखता है। देखिए, यूएस टू हैज ग्रांटेड फाइजर एंड मॉडर्ना सच इम्यूनिटी। इसका मतलब है कि अमेरिका में भी मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो हम ये लाइबिलिटी की कंडीशन आपसे भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब चूंकि भारत में बढ़ती हुई मांग और सरकार के ऊपर प्रेशर के कारण जहां तक माना जा रहा है कि इस कंडीशन पे भी हम फाइजर वैक्सीन को भारत में इंपोर्ट करना ठीक समझेंगे। फाइजर वैक्सीन को लेकर के हमारी चिंताएं कुछ और भी हैं और उनके रवैयों को लेकर के भी हैं। फाइजर वैक्सीन जब शुरुआत में आती है तो फाइजर वैक्सीन कहती है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो कोरोना पे 90% एफिशिएंट काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये -70 डिग्री पर स्टोर की जानी चाहिए। तो हमने तुरंत ही, आईसीएमआर ने इसीलिए इसको मना करवा दिया था कि हमारे यहाँ तो -70 डिग्री टेम्परेचर ही नहीं हो पाएगा, तो हम इसे कैसे रखेंगे। फिर थोड़ी दिन बाद एक नई फाइल भारत में लगती है और यही फाइजर कहती है कंपनी कि भाई हमारे यहाँ की वैक्सीन 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकती है, मतलब सरवाइव कर सकती है। तो अचानक से 70 डिग्री से 2 से 8 डिग्री, तो इनकी बातों से थोड़ा बहुत विश्वसनीयता की कमी आ जाती है। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी ले लें, लेकिन ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसा कोई पहली कहानी नहीं है। मैं अग्रीमेंट आपको बताता हूँ, 123 अग्रीमेंट हमने अमेरिका के साथ ही किया था। 123 अग्रीमेंट न्यूक्लियर का एक अग्रीमेंट है। इसमें भी जो अमेरिकी सरकार है वो भारत के साथ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये जरूर कह रही है कि हम न्यूक्लियर प्लांट तो लगाएंगे भारत में, लेकिन उससे अगर कोई दिक्कत होता है भारत में तो हम उसकी जिम्मेदारी भारत में नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पहले से ही अमेरिकन का जो रूल रहा है और अमेरिकन कंपनी भी उसी पे काम करती है। हालांकि दबाव को देखते हुए अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि फाइजर वैक्सीन भारत में आएगी। और फाइजर कंपनी ने यह निश्चित कर दिया है कि हम भारत में तभी आएंगे जब हमें लाइबिलिटी से मुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाएगा, जैसे भी होगा हम इस पे अपडेट आपको देते रहेंगे। आज लास्ट स्लाइड में थैंक यू लगाना भूल गए, आप ऐसे ही समझिए। धन्यवाद आप सभी को, आपने सेशन देखा, आपको सेशन कैसा लगा, जानकारी आपको मिली। ठीक है, और क्वेश्चन वाली सीरीज हम जल्दी ही लेकर के आएंगे ताकि आपका जो एसएससी, बैंक, रेलवे, जिनके सबके एग्जाम हैं, इनमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर का रिपीटेशन का जरूरत होता है। हम उसके लिए आपके साथ जल्द ही जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।